श्री और श्रीमती पीके कोटावाला आर्ट्स कॉलेज पाटन के हिंदी विभाग की ओर से मैं भावना पटेल आप सब छात्रों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। BSM 1 हिंदी CC और C पर्चे नंबर 101 में अब तक कुल 3 पॉइंट्स की चर्चा की है। आज चौथा पॉइंट्स है और चौथे पॉइंट्स का नाम है काव्य के भेद। तो आइए आज देखते हैं काव्य के भेद को। संस्कृत में काव्य शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्राचीन समय में सभी विधाओं के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता था और वह है काव्य, अर्थात समग्र साहित्य, गद्य पद्य सभी का इसमें समावेश होता है। लेकिन काव्य का सीमित अर्थ क्या है? काव्य का सीमित अर्थ है अनुभूति की छंदबद्ध या लयबद्ध अभिव्यक्ति को काव्य कहा जाता है। भारतीय मीमांसकों ने काव्य का आस्वाद ग्रहण करने के लिए इंद्रिय के आधार पर काव्य के भेद निर्धारित किए हैं। इन्होंने काव्य के भेद भी किए और उपभेद भी किए हैं। तो काव्य के भेद और उपभेद इस प्रकार से है। सबसे पहले काव्य के भेद, तो मीमांसकों ने काव्य के 2 भेद किए हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य का आस्वाद आंखों द्वारा देखकर किया जाता है, अर्थात अभिनय को देखकर और संवाद या कथोपकथन को सुनकर ग्रहण किया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक, एकांकी आदि जो है ना विधाएं, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। विद्वानों ने इसके भी भेद किए हैं। इसके 2 भेद किए, रूपक और दूसरा है उपरूपक। 10 प्रकार के रूपक हैं और 18 प्रकार के उपरूपक हैं। दूसरा भेद है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? तो श्रव्य काव्य जो कानों से सुना जा सके और पढ़ा जा सके, ऐसे काव्य को श्रव्य काव्य कहा जाता है। जो आंखों से पढ़ा जा सके और कानों से सुना जा सके, ऐसे काव्य को श्रव्य काव्य कहा जाता है। जिसका आनंद, जिसका आस्वाद कानों द्वारा सुनकर या पढ़कर लिया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य काव्य के भी मीमांसकों ने भेद किए हैं। कौन कौन से भेद किए हैं? गद्य, पद्य और मिश्र। गद्य, तो गद्य किसे कहते हैं? सामान्यतः मनुष्य की बोलने की, पढ़ने की, लिखने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। जैसे कि बोलचाल की भाषा है, हम जिस भाषा में बोलते हैं वह गद्य में ही बोलते हैं, काव्य में हम बातचीत नहीं करते हैं, तो इस भाषा को गद्य कहा जाता है। गद्य में अनेक प्रकार की विधाएं लिखी गई हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, आलोचना, संस्मरण आदि। दूसरा भेद है पद्य। पद्य किसे कहते हैं? तो पद्य साहित्य की वह विधा है जिससे किसी मनोभाव, भाव, कल्पना, अनुभूति को कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति की जा सके, इसे पद्य कहा जाता है। किसे पद्य कहा जाता है? पद्य साहित्य की उस विधा को कहा जाता है जिससे किसी मनोभाव, भाव, कल्पना, अनुभूति को कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति की जा सके, इसे पद्य काव्य कहा जाता है। तीसरा भेद है मिश्र काव्य, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण होता है और ऐसे काव्य को मिश्र काव्य या चंपू काव्य भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का यशोधरा काव्य जो हैं, ये एक तरफ से चंपू काव्य ही हैं।
ये आइए देखते हैं पद्य के भेद। पद्य के भी विद्वानों ने दो भेद किए हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध नाम से स्पष्ट हो जाता है ना, कि बंध यानी बंधा होना, और प्रबंध मतलब क्रमबद्ध रूप से बंधा होना। तो प्रबंध किसे कहा जाता है? इसमें कोई मुख्य कथा आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती हैं, और कथा का क्रम जो है वह कहीं भी टूटता नहीं है, और गौण कथाएं जो हैं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रबंध काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्य जो है ना, एक धारावाहिक के रूप में चलता है। इसकी कथा जो है वह आदि से अंत तक धारावाहिक की तरह ये कथा चलती है, कहीं भी इसका क्रम बीच में टूटता नहीं है। बीच बीच में प्रासंगिक कथाएं, गौण कथाएं आती हैं, किंतु ये जो कथाएं हैं ये मुख्य कथा को सहाय करती हैं, सहायक बनती हैं, और मुख्य कथा को फिर आगे बढ़ाती हैं। तो ये प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य दूसरा भेद है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य किसे कहा जाता है? तो जिसमें केवल एक छंद और पद स्वतंत्र रूप से किसी भाव, अनुभूति, कल्पना को प्रकट करने में समर्थ होता है। मुक्तक में क्या होता है? जिसमें केवल एक ही छंद या एक ही पद किसी भाव, अनुभूति, कल्पना को प्रकट करने में समर्थ होता है। इसमें विशुद्ध रागात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। मुक्तक जो होता है ना, वह अपने आप में पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है, पूर्ण होता है, और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। मुक्तक जो है, ये मुक्तक संग्रह है, वह मोती की माला की तरह है ना। मोती की माला जो होती है, इसमें वैसे तो मोती एक साथ दिखाई देते हैं, है ना, किंतु हम इसे अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, एक एक मोती को अलग कर सकते हैं। ऐसे मुक्तक संग्रह में से भी हम एक एक मुक्तक को अलग कर सकते हैं। हर एक मुक्तक अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखता है। और मुक्तक की दूसरी जो विशेषता है कि इसमें गागर में सागर भरने की शक्ति होती है। थोड़े में बहुत समाविष्ट कर देने की शक्ति मुक्तक में होती है। मुक्तक दिखने में छोटा होता है, किंतु इसका जो भाव होता है ना, वह गंभीर होता है, बहुत ही गंभीर होता है, गहरा होता है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आइए देखते हैं प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के मीमांसकों ने 3 भेद किए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। प्रबंध काव्य के 3 भेद किए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। आइए सबसे पहले देखते हैं महाकाव्य किसे कहते हैं। इसमें किसी ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा होती है। इसमें किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा होती है, इसे महाकाव्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में रामचरितमानस, कामायनी, साकेत आदि महाकाव्य की कोटि में आते हैं। दूसरा भेद है खंड काव्य। खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य इसे कहते हैं जिसमें किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक खंड, भाग, इसके जीवन में घटित एक घटना या प्रसंग का ही इसमें
निरूपण रहता है, उल्लेख रहता है, इसे खंड काव्य कहा जाता है। खंड काव्य किसे कहा जाता है? जिसमें किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक भाग या किसी एक खंड या जीवन में घटित एक घटना या प्रसंग का चित्रण रहता है, इसे खंड काव्य कहा जाता है। और तीसरा जो भेद है, एकार्थ काव्य। किसे कहते हैं एकार्थ काव्य? उसका एकार्थ काव्य जो है उसका रचना अनुबंध महाकाव्य के लक्षणों की तरह होता है। उसका रचना अनुबंध महाकाव्य की तरह होता है, किंतु कथा जो है वह एकार्थ निरूपिणी होती है। इसका एक ही अर्थ निकलता है, एकार्थ निरूपिणी कथा होती है, इसे एकार्थ काव्य कहा जाता है। आइए मुक्तक के भेदों को समझिए। तो मुक्तक के दो भेद किए हैं, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं? इसमें विषय की प्रधानता रहती है और इसमें विभिन्न विषय पर छोटे छोटे विचार युक्त रचनाएं होती हैं। इसमें विषय की प्रधानता रहती है और विभिन्न विषय पर छोटी छोटी विचार युक्त रचनाएं होती हैं, इसे पाठ्य मुक्तक कहा जाता है। और दूसरा प्रकार है गेय मुक्तक। तो गेय मुक्तक किसे कहते हैं? इसमें भाव प्रवणता, आत्मानुभूति, कल्पना, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। क्या होता है इसमें? भाव प्रवणता, आत्मानुभूति, कल्पना, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। ऐसे कबीर, रहीम, तुलसी और मीरा के दोहे और पद जो है ना, ऐसी कोटि में आते हैं, गेय मुक्तक की कोटि में आते हैं। मैं एक दो उदाहरण के रूप में यहाँ पर कबीर एवं रहीम का दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगी, सुनिएगा। कबीर का एक दोहा है, मैं गाकर सुनाने वाली हूँ क्योंकि गे है इसीलिए। ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखो, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होय कबीरा, आप हु शीतल होय। एक दूसरा रहीम का दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ परी जाए रहीमा, जुड़े तो गांठ परी जाए। तो इस प्रकार से गेय मुक्तक जो है इसमें संगीत होता है, लय होता है और इसीलिए ये गाया भी जा सकता है। आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं महाकाव्य के लक्षण के बारे में। महाकाव्य का सबसे पहला लक्षण है मंगलाचरण। महाकाव्य की शुरुआत मंगलाचरण से होनी चाहिए। मंगलाचरण के अंतर्गत कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करते हैं और यह स्तुति इसलिए करते हैं कि ये जो काव्य लिखने जा रहे हैं इसमें कोई बाधा या विघ्न उपस्थित न हो। इसीलिए महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। दूसरा लक्षण है सर्ग संख्या। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, 8 से कम सर्ग नहीं होने चाहिए। उदाहरण के रूप में साकेत महाकाव्य है, इसमें 8 से ज़्यादा सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य में भी 8 से ज़्यादा सर्ग हैं। आइए देखते हैं कथा के बारे में। महाकाव्य का
एक और लक्षण है कथा। तो कथा जो है ये कैसी होनी चाहिए? तो महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिहास प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए। आगे का लक्षण है नायक। तो महाकाव्य का नायक जो है ये धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत प्रकार का नायक होना चाहिए और नायक उच्च कुलीन होना चाहिए। वह कोई देव विशेष हो सकता है अथवा किसी उत्तम राजवंश में उत्पन्न कोई क्षत्रिय, नरेश आदि गुणों के कारण कोई भी कुलीन व्यक्ति उसका नायक हो सकता है। आगे का लक्षण है रस। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से किसी एक रस की प्रधानता रहती है। मतलब एक रस का प्रयोग होता है प्रधान रूप में और अन्य रस जो हैं ये गौण रूप में आते हैं। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत जैसे रस जो हैं वह अंगी रस के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए और अन्य रस जो हैं ये अंग विशेष बनकर अभिव्यक्त होते हैं। आगे देखते हैं प्रकृति चित्रण। तो महाकाव्य में प्रकृति का चित्रण भी होना चाहिए। प्रकृति के अंतर्गत चंद्र, सूर्य, धरती, आकाश, नदी, पर्वत, वन, झरना, ऋतु, सागर, प्रभात, संध्या, रात्रि, मध्याह्न, प्रातःकाल आदि पेड़ पौधे का वर्णन होना चाहिए। आगे का पॉइंट्स है छंद परिवर्तन। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए और सर्ग के अंत में अगले सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए और सर्ग के अंत में अगले सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। और आगे का लक्षण है उद्देश्य। महाकाव्य का उद्देश्य यानी कि महाकाव्य का प्रयोजन चतुष्टय में से किसी एक को सिद्ध माना है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक प्रकार का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। महाकाव्य में सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं खंड काव्य के लक्षण के बारे में। खंड काव्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की किसी एक घटना, किसी एक खंड का वर्णन रहता है, चित्रण रहता है, इसे खंड काव्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इस प्रकार खंड काव्य के लक्षण हैं। सबसे पहले इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक खंड, प्रसंग, घटना का वर्णन होता है। इसमें किसी महापुरुष के जीवन की किसी एक घटना, किसी एक प्रसंग या किसी एक अंश, किसी एक भाग या किसी एक खंड का इसमें चित्रण रहता है। इसमें ये जो कथा है एक खंड अनुसारिणी होती है। दूसरा लक्षण है कि महाकाव्य के सभी लक्षणों का समावेश इसमें होता है। इसमें महाकाव्य के सभी लक्षणों का समावेश होता है, किंतु व्यापक रूप से नहीं, खंड विशेष के रूप में होता है। महाकाव्य के सभी लक्षणों का इसमें समावेश होता है, किंतु व्यापक रूप से नहीं, किंतु खंड रूप से इसमें इसका समावेश होता है। आगे का लक्षण है कि इसमें कथा ऐतिहासिक भी हो सकती है, पौराणिक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी कथा हो सकती है। खंड काव्य की कथा ऐतिहासिक हो सकती हैं, पौराणिक हो सकती हैं और काल्पनिक भी इसकी कथा हो सकती हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। सर्ग संख्या, तो सर्ग भी
8 से कम सर्ग इसमें होने चाहिए। खंड काव्य में 8 से कम सर्ग होने चाहिए। पात्रों की संख्या इसमें सीमित होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही घटना का वर्णन रहता है, एक ही प्रसंग का वर्णन रहता है, इसीलिए इसमें पात्रों की भरमार नहीं होनी चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। आगे, इसमें प्रधान रस और गौण रस का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें प्रधान रस और गौण रस का कोई प्रावधान नहीं है। खंड काव्य में एक ही घटना का इसमें चित्रण रहता है। आगे, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण देश काल के अनुसार होना चाहिए। इसमें प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण देश काल के अनुसार इसमें होना चाहिए। महाकाव्य एक खंड काव्य महाकाव्य का एक लघु संस्करण मात्र ही है। उसका वास्तुशिल्प महाकाव्य के समांतर विकसित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। आइए देखते हैं एकार्थ काव्य के लक्षण। किसे कहा जाता है एकार्थ काव्य? एकार्थ काव्य सर्गबद्ध प्रणाली में अवश्य लिखा जाता है, किंतु उसकी कथा वस्तु एकार्थ निरूपिणी होनी चाहिए, जिसमें अनेक घटनाओं का संलिष्ट चित्रण नहीं होना चाहिए। एकार्थ काव्य में सर्गबद्ध प्रणाली में अवश्य लिखा जाता है, किंतु उसकी कथा वस्तु एकार्थ निरूपिणी होनी चाहिए, जिसमें अनेक घटनाओं का संलिष्ट चित्रण नहीं होता है। उसका कथा शिल्प किसी एक ही संधि में संकल्पित किया जाना चाहिए। इसमें अनेक संधियाँ होनी नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही संधि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों के लक्षण दिए गए हैं। यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो महाकाव्य विस्तृत वनस्थली है, तो खंड काव्य सुरभित पुष्पोद्यान से तुल्य है, जो अपना सौरभ अपने सीमित क्षेत्र तक ही बिखेर कर अपना नाम सार्थक कर लेता है। अतः इस प्रकार से खंड काव्य, महाकाव्य और एकार्थ काव्य के लक्षणों की चर्चा कर दी है।